नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 का सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, बी दिया गया है विटामिन सी दिया गया है विटामिन ए और डी दिया गया है विटामिन के। तो आपको पता होगा दोस्तों कि विटामिन दो प्रकार की होती हैं। एक जो होती है वो जल में घुलनशील होती है और दूसरी जो होती है वो वसा में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील दो होती हैं, बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती हैं, ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन को हम जो है एडक के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, मतलब आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बोमेन संपुट किसका भाग होता है? पहला दिया गया है उदर का, दूसरा दिया गया है यकृत का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अग्न्याशय का, चौथा दिया गया है फिर यकृत का। तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बोमेन संपुट जो है वो वृक्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? वृक्क का भाग होता है। चूंकि यहाँ पर दोस्तों यकृत 2 बार दिया गया है तो यहीं पर आप किसी भी ऑप्शन में वृक्क कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के विकल्प जो है वो गलत दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि बोमेन संपुट किसका होता है? वृक्क। अगर वृक्क ना हो तो वृक्क नलिका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क नलिका। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवृतबीजी क्या दिया गया है? आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। आपने पढ़ा होगा पुष्प की संरचना में, तो वहां पर आपको बताया गया था कि नर भाग क्या होता है और मादा भाग क्या होता है। नर भाग को हम पुमंग कहते थे और मादा भाग को हम क्या कहते थे? जायांग कहते थे। तो देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर नर जनन अंग की बात कर रहा है, तो नर जनन अंग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूत्र निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? पता होगा आपको। पहला दिया गया है वृक्क में, दूसरा दिया गया है यकृत में, तीसरा दिया गया है प्लीहा में, चौथा दिया गया ऑप्शन हृदय में। तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा कि मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, किस में होता है? तो किडनी में होता है, यानी वृक्क में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वृक्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपको पता होगा कि 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है कौन सा? टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम और तीसरा होता है एमाइलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और अधिकांशतः बच्चे क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। आपने जो है इस तरीके से कुछ फिगर बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला भाग ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। फिर सेकंड का भाग क्या होता है? वर्तिका होता है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। थर्ड भाग क्या होता है? अंडाशय यानी ओवरी कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि स्त्री केसर के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो मध्य का भाग क्या कहलाता है? स्टाइल यानी वर्तिका कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, मेंडल के दूसरे नियम में पढ़ा था, हमने देखा था। और मेंडल का दूसरा नियम किस पर आधारित था? तो एक संकर संकर पर। आपको बता दिया जाए दोस्तों कि मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इसमें जो है पहला और दूसरा नियम इनका जो था वो एक संकर संकरण पर आधारित था, जबकि तीसरा नियम जो था वो द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो इसमें जो है एक संकर क्रास में जो है 3:1 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं उपखंड का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया गया है नर तथा मादा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। चलिए बिल्कुल सही भाई, अगर हम नर की बात करते हैं और मादा की बात करते हैं तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या अगर टोटल देखा जाए तो 46 इसमें होती है, 46 इसमें होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 46 जो होती है वो 44+2 में होती है, ये इधर भी 44+2
2 में होती है। ये जो 44 होते हैं यानी 44 जो होते हैं दोनों में, ये दोनों नर तथा मादा में दोनों में समान होते हैं, इसीलिए हम इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन ये जो 2 होते हैं, नर में जो 2 होते हैं और मादा में जो 2 होते हैं, ये दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और चूंकि समान नहीं होते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विषमजात या असमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, मेल में अगर हम नर की बात करें तो नर में ये XY के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं और मादा में ये XX के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लिंगी गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इसमें तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा प्रभावी लक्षण बताए। अगर लंबाई की हम बात करें तो लंबाई में क्या लिया गया था, लंबे और बौने क्या लिया गया था, एक लंबा लिया गया था तो दूसरा विपर्यासी क्या था, इसका बौना था। ठीक है, अगर हम आगे हम बात करें इसी में कि फली की अगर बात करें तो फली में जो है एक फली का जो रूप था वो पहला था फूला हुआ और दूसरा इसका विपर्यासी क्या था, तो सिकुड़ा हुआ। कैसा था, सिकुड़ा हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों की व्याख्या कीजिए। तो लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, आपको पता होगा कि ऐसे रोग जिनके जीन लिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें हम लिंग संलग्न रोग कहते हैं। अब किन्हीं 2 की बात कर रहा है तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा हमारा, हीमोफीलिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीमोफीलिया आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता। अच्छा, हीमोफीलिया क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हीमोफीलिया जो है रुधिर संबंधी विकार होता है जिसमें क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। अतः अगर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो रुधिर बहना प्रारंभ हो जाता है और वो उसका थक्का न बनने के कारण रुधिर लगातार बहता रहता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर हम वर्णांधता की बात करें तो वर्णांधता ये वर्ण अर्थात रंग संबंधी विकार होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें लाल और हरा रंग विभेद करने में की सामर्थ्य नहीं पाई जाती, अर्थात वो जान ही नहीं पाता है कि लाल रंग है या हरा रंग है। अच्छा, यही रीजन होता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे में जॉब नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि पता चल रहा होगा ट्रेन आ रही है, दिखाना होगा लाल और वो दिखा देगा हरा। क्यों, क्योंकि उसमें ये जान ही नहीं पाता है। साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रोग, वो चाहे हीमोफीलिया हो चाहे वर्णांधता हो, ये दोनों कैसे होते हैं, वंशागत होते हैं, अर्थात ये माता पिता से अपनी संतानों में फैलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये रोग जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन होता है क्योंकि अधिकांशतः महिलाएं जो होती हैं वो वाहक का कार्य करती है। अच्छा, वाहक का मतलब क्या होता है, वाहक का मतलब होता है कि ये रोग इनमें नहीं शो होगा लेकिन इनकी संतानों में प्रकट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया गया है यकृत के कार्य। अच्छा, अगर हम यकृत के बारे में बात करें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अच्छा, इसके कार्य क्या है, तो अगर हम कार्य के बारे में बात करते हैं तो पहला कार्य क्या होता है, ये हिपैरिन का स्राव करता है। क्या करता है, हिपैरिन का स्राव करता है। अच्छा, भ्रूणावस्था में दूसरा कार्य क्या हो जाए, भ्रूणावस्था में ये आरबीसी का निर्माण करता है। क्या करता है, भ्रूणावस्था में ये आरबीसी का निर्माण करता है। अच्छा, अगला कार्य क्या है, तीसरे कार्य की अगर हम बात करें तो यूरिया का संश्लेषण करता है। क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। अगले अगर पॉइंट की हम बात करें तो सभी को पता है किसके द्वारा, प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन का स्राव होता है, तो पता ही हो गया, पहले पॉइंट में ही हमने बता दिया था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन को, या हम भोजन जो होता है भाई हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वसा में घुलनशील विटामिन। अभी मैंने पहले भी बात की थी, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो 4 होती हैं, ए, डी, ई और के। चलिए देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लैंगिक क्षमता में कमी हो जाती है, या हम बांझपन भी कह सकते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर संबंधी विकार यानी हेमारेज, या जिसे हम हीमोफीलिया भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकरों के कार्य समझाइए, मधुमेह बीमारी पर टिप्पणी भी लिखिए। तो अग्न्याशय के बारे में, अगर हम अग्न्याशय के बारे में देखते हैं तो अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं तो इनसे दोनों प्रकार के भाई हार्मोन और एंजाइम का स्राव होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी मिक्सर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें अग्न्याशय के बारे में, तो अग्न्याशय में जो है इसकी अगर हम आंतरिक संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अब एक की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर पिंडक क्या पाए जाते हैं, पिंडक या स्रावी नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, बहिस्रावी हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, बहिस्रावी, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्न्याशयिक रस कहते हैं। अगर हम इसी के अंदर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको हम लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहते हैं। अच्छा, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती अल्फा, दूसरी होती बीटा, तीसरी होती है गामा। अल्फा के द्वारा ग्लूकेगान का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, ग्लूकेगान का स्राव होता है। बीटा के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। अच्छा, इंसुलिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन बनाता है। पूछा भी जाता है कि मानो इंसुलिन पर टिप्पणी लिखे, तो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। गामा गामा जो कोशिका होती है, इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। अच्छा, वृद्धि हार्मोन क्या करता है, वृद्धि हार्मोन के द्वारा जो व्यक्ति होते हैं उनकी वृद्धि होती है। अच्छा, अगर इसकी कमी हो जाए तो जो व्यक्ति होता है उसकी वृद्धि में लंबाई ना होने के कारण वो बौना हो जाता है, और अधिकता होने के कारण वो अतिकाय यानी महाकाय यानी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। पूछा गया कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो सभी को पता होगा कि इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह, या जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, क्या कहते हैं, डायबिटीज़, या जिसको हम कहते हैं शुगर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। अच्छा, अब इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को के उपचार के लिए क्या करना पड़ता है कि इनको इंसुलिन की उपलब्धता करवानी होती है। इसलिए क्या किया जाता है, ई कोलाई नामक जीवाणु से इस इंसुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, और इनके कृत्रिम टीके तैयार करके इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए, निःश्वसन और निःश्वसन। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। चलिए, श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीथिंग, और श्वसन को कहते हैं रेस्पायरेशन। कुछ लोग यही नहीं जान पाते हैं कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन होता क्या है। चूँकि सामान्य तौर पर हम लोग पहले पढ़े होते हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8 में यही पढ़ते आ रहे होते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। जी नहीं, ये परिभाषा गलत होती है। ये परिभाषा किसकी होती है, तो अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा श्वासोच्छ्वास की होती है, यानी ब्रीथिंग की होती है। तो ब्रीथिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गैस को फेफड़ों तक पहुँचाना, किसको, गैस को फेफड़ों तक पहुँचाना, तथा अपशिष्ट गैस को या हानिकारक गैस को फेफड़ों से, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अच्छा, अर्थात हम सीधे भी कह सकते हैं कि
वायु को ग्रहण करना तथा बाहर निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अच्छा, तो श्वसन क्या होता है? तो अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन क्या होता है? तो श्वसन होता है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अच्छा, एक चीज, श्वसन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया शरीर के बाहर होती है। ठीक है। श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन के द्वारा क्या होता है? श्वसन के द्वारा क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? तो 673 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि श्वासोच्छ्वास के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर होता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक है निःश्वसन, बस थोड़ा समझना है, और दूसरा है निःश्वसन। अच्छा, देखा जाए तो ये है क्या? तो ये दोनों प्रकार होते हैं किसके? श्वासोच्छ्वास के प्रकार होते हैं। तो निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर होता है? चलिए देख। तो नि माने होता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे हम, नि माने होता है ले जाना। क्या होता है? नि मीन्स ले जाना। और निह माने क्या होता है? निर्गच्छत, याद रखेंगे, यानी बाहर निकालना। अच्छा, तो निःश्वसन में क्या होता है? निःश्वसन में क्या होता है कि इसमें हम वायु को अंदर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तो फेफड़ों में ले जाते हैं। निःश्वसन में क्या होता है? निःश्वसन में क्या होता है कि फेफड़ों से वायु को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगर आपको इतना याद रहता है तो इस परिभाषा में कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ये दोनों प्रकार किसके होते हैं? ये दोनों प्रकार श्वासोच्छ्वास के होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।